हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी मीडियम। दिस इज श्वेता गुप्ता। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th इतिहास का चैप्टर नंबर 1 फ्रांसीसी क्रांति जो हम पढ़ रहे थे उसी का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो फ्रांस था, फ्रांस का समाज, वहाँ पे क्रांति के कारण क्या थे, क्रांति कैसे हुई थी, उसके परिणाम क्या थे, ये सब तो हम पहले भी देख चुके हैं। अब हम देखेंगे क्रांति के बाद फ्रांस में क्या क्या बदलाव आए, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था में क्या क्या बदलाव आए थे और समाज में क्या क्या बदलाव आए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रांति के बाद शासन व्यवस्था वहाँ पे किस तरह की रही और क्या क्या बदलाव आए थे वो हम देखेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम लास्ट वीडियो में देख चुके थे 21 जनवरी 1793 को लुई सोलवे जो वहाँ के राजा थे, काफ़ी निरंकुश वहाँ के राजा रहे हैं, उनको फांसी दे दी गई थी। अब उनको फांसी दे दी गई तो मीन्स हम कह सकते हैं कि वहाँ पर राजतंत्र पूरी तरीके से समाप्त हो चुका था। सब हमें मेनली यही देखना है कि इसके बाद वहाँ पे शासन में कौन आए, कौन वहाँ के राजा बने। तो इसके बाद अगर हम देखें तो हमें पढ़ना है 1793 से लेकर 1794 तक के शासनकाल को। ठीक है, ये साल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस पे काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बनते हैं। क्यों? क्योंकि इस पूरे एक साल को आतंक राज कहा जाता है। अब हम देखेंगे क्यों कहा जाता है। पहली बात तो इस एक साल में वहाँ के राजा कौन बने थे? वहाँ के राजा बने थे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर वहाँ के राजा बने थे। अब हम देखते हैं ये कौन सी पार्टी के थे, क्योंकि आप जैसे जानते हो इंडिया में भी जब भी कोई मंत्री हमारे सीएम, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो वो किसी ना किसी पार्टी के होते हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल, वो आम आदमी पार्टी के हैं। तो वैसे ही मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जो थे ये कौन सी पार्टी के थे? तो ये थे हमारे जैकोबिन क्लब के। जैकोबिन क्लब के ये मुखिया थे और बाद में आगे चलकर यही वहाँ के राजा बने। एक साल तक के लिए इनका शासन चला था। तो अब हमें सबसे पहले समझना होगा जैकोबिन क्लब क्या होता है। ठीक है, आपको पता ही है, लास्ट वीडियो में हम जान चुके थे कि फ्रांस में जब राजा के ज़्यादा निरंकुश शक्तियाँ बढ़ती जा रही थीं, वो आम लोगों पे कुछ ज़्यादा ही जुल्म ढा रहे थे, कर पे कर बढ़ाए जा रहे थे, तो वहाँ पे एक मध्यम वर्ग का उदय हुआ था। जितने पढ़े लिखे लोग थे, शिक्षित, वकील, बड़े बड़े व्यापारी, वो सब राजा के खिलाफ काम करने लगे थे और उन सब ने मिलकर एक संविधान तैयार किया था। लेकिन अगर हम उस संविधान की बात करें तो उस संविधान में अधिकतर अमीर लोगों के अधिकारों की बात की गई थी। किन के अधिकारों की बात की गई थी? अमीरों के। क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, वो जो नेशनल असेंबली हमारी तैयार हुई थी, वो नेशनल असेंबली भी अमीर लोगों की असेंबली थी। सारे उसमें रईस थे, अमीर थे, पढ़े लिखे थे। तो हमेशा हम जैसे होते हैं हम वैसे ही अपने लिए काम करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने जो संविधान तैयार किया था तो उसमें अमीरों की ही बात की गई थी, उन्हीं के अधिकारों की बात की गई थी। जिसकी वजह से समाज में जो वाकई में परेशान लोग थे, जैसे किसान, छोटे मोटे किसान, मजदूर, महिलाएं, इनके अधिकारों की कोई बात ही नहीं कर रहा था। सो इन लोगों ने सोचा कि हमें भी अपनी ग्रुपिंग, हमें भी अपना संगठन बनाना चाहिए। तो जैकोबिन क्लब वैसा ही एक संगठन था। तो जैकोबिन क्लब क्या था? समाज के कम समृद्ध, समृद्ध मतलब होता है अमीर, कम समृद्ध लोगों का समूह था ये। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल लेके देखें किन किन लोगों ने अपने जैकोबिन क्लब बनाए थे, तो हम कह सकते हैं महिलाओं ने बनाए थे, क्योंकि उन्हें भी अपने काफ़ी सारे अधिकार जो थे चाहिए थे। इसके साथ साथ मजदूर, कारीगर, गरीब किसान, इन सब लोगों ने अपने अपने जैकोबिन क्लब बनाए थे। अब इस जैकोबिन क्लब की खास बात इन्होंने ये रखी थी कि इनका अपना अपना एक ड्रेस कोड होता था। ठीक है, ताकि ये अपने आप को दूसरे ग्रुप से अलग दिखा सकें। तो इसी ग्रुप के मुखिया थे हमारे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। जब वहाँ पे राजतंत्र की अंत हुआ, वहाँ पे लुई सोलवे का खात्मा हुआ, तो उसके बाद जो है आम लोगों, संविधान में यही प्रावधान था कि आम लोग जो है वोट डालेंगे,
जो इंसान जीतेगा वही वहाँ का राजा बनेगा। तो हम लोगों ने यही सोचा कि मैक्सिमिलियन ने हमेशा हमारी हेल्प की है, हमेशा हमारे सपोर्ट में बात की है, तो अगर ये राजा बनते हैं तो हमारे लिए भला ही होगा। तो उन्होंने क्या करा, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को वहाँ का राजा बना दिया। लेकिन मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने राजा बनते ही कई ऐसे नियम कानून बनाए जिससे लोगों का जीना दूभर हो गया था, और उस पूरे 1 साल को लोग आतंक का राज कहते हैं। मीन्स लोगों में काफ़ी ज़्यादा अजीब सिचुएशन उन्होंने क्रिएट कर दी थी। तो अब हमें समझना होगा कि ऐसा क्या किया था उन्होंने। तो रोबेस्पियर ने काफ़ी सख्त नीतियाँ वहाँ पे अपनाई थी। अब हम उन नीतियों को समझेंगे वन बाय वन। तो जो पहली नीति थी जो उन्होंने अपनाई थी, वो नीति क्या थी हमारी? उस नीति की अगर हम बात करें तो सबसे पहली नीति ये थी कि पाव रोटी की राशनिंग कर दी थी। क्या किया था उन्होंने? पाव रोटी की राशनिंग कर दी थी। अब ये राशनिंग का मतलब क्या होता है? राशनिंग का मतलब होता है कि एक लिमिट लगा दी थी कि आपकी किसी भी इंसान को इससे ज़्यादा पाव रोटी नहीं मिल सकती, या फिर वो इससे ज़्यादा पाव रोटी नहीं खरीद सकता। एक तरह के उन्होंने बैरियर लगा दिया था लोगों के ऊपर। और आप जानते ही हैं वहाँ के लोगों का मेन फूड पाव रोटी था, तो इससे कहीं ना कहीं लोगों को खान पीन में भी दिक्कत आने लगी थी। सेकंड, उन्होंने क्या किया था, जितने भी बड़े बड़े चर्च थे वहाँ पे उन सारे चर्चों को बंद करवा दिया था, ये कहकर कि चर्च जो है लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। तो चर्चों को बंद करवाया, ठीक है, और चर्चों के जगह पे अपने दफ्तर खोले। उन्हीं चर्चों को मीन्स ऑफिसों में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा जो उन्होंने सख्त नीति अपनाई थी, वो नीति क्या थी? किसानों को उन्होंने मजबूर किया कि आपको सिर्फ जो टैक्स, जो कीमत सरकार डिसाइड करेगी उसी पे अपना अनाज आपको बेचना होगा। तो हम कह सकते हैं कि किसानों को किसानों को सरकार द्वारा तय की गई कीमतों पर राशन बेचना पड़ा। ठीक है, सो अभी सारे पॉइंट्स का आप समझ सकते हैं कि ये सारे उन्होंने फैसले लिए थे जो उनकी नज़र में ठीक थे, लेकिन आम लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। जैसे पाव रोटी की लिमिट डिसाइड कर दी कि भाई इससे ज़्यादा पाव रोटी किसी भी इंसान को नहीं मिलेगी। चर्च, जो वहाँ के लोगों का धर्म है ईसाई धर्म, चर्च में जाते हैं लोग अपने धार्मिक पूजा पाठ के लिए, उसे ही बंद करवा दिया और वहाँ पे अपने दफ्तर खोल दिए। किसानों को सरकारों द्वारा तय गई कीमतों पर राशन बेचने को मजबूर किया कि भाई जो रेट हम डिसाइड करेंगे आपको उसी रेट पे अपना राशन बेचना पड़ेगा। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो किस हद तक उन्होंने आम लोगों को मजबूर करा अपनी नीति अपनाने के लिए। और जो नहीं मानता था उसे वो दोषी बनाकर जेल में डाल देते थे और उसका यहाँ तक कि फांसी भी लगवा दिया करते थे। तो इस हद तक उन्होंने अपना खौफ आम लोगों में फैला रखा था। अब देखते हैं कि और भी क्या क्या उन्होंने फैसले लिए थे। आप देखते हैं उन्होंने और भी कई सारे फैसले लिए थे, जैसे महिलाओं के आंदोलनों पे रोक लगाई। महिलाओं के आंदोलनों पर रोक लगाई। ठीक है, इसका मतलब क्या था? जैसे हमने पढ़ाई है, महिलाओं की भी जैकोबिन क्लब थे जहां वो अपने आंदोलन, अपनी बात, अपने अधिकार, ये सब कुछ की मांग किया करती थी। लेकिन जैसे ही मैक्सिमिलियन की सरकार आई, उन्होंने क्या करा, महिलाओं के जितने भी आंदोलन चल रहे थे, जितने भी क्लब्स वगैरह चल रहे थे, उन सबको बैन कर दिया, उन सब पे रोक लगा दी। इससे क्या था, जितनी महिलाएं थी वो भी राज्य सरकार के खिलाफ हो गई और समाज में जितने भी कारीगर, मजदूर, गरीब लोग थे वो खिलाफ हो ही रखे थे। देन सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या था? सफ़ेद महंगे आटे को खाने पर रोक लगाई।
अब आप ये देख सकते हैं कितनी बड़ी भेदभाव की नीति है कि वहाँ के राजा ने ये तक कह दिया कि सफ़ेद महंगा आटा कोई नहीं खाएगा। इस पे उन्होंने बैन कर दिया, रोक लगा दी और सभी लोगों को मजबूर किया कि वो गेहूं की रोटी खाएं। ठीक है, लोगों को गेहूं की रोटी खाने पर मजबूर किया। तो यहाँ हम समझ सकते हैं किस हद तक आम लोगों को मजबूर किया कि आप सिर्फ मेरी ही बात मानो, मैं जो कह रहा हूँ उसी को फॉलो करो। इवन वहाँ पे लोगों को खाने तक पे रोक लगा दी कि आप अपने मन का कुछ खा भी नहीं सकते हो, जो हम बोलेंगे आपको वही खाना पड़ेगा। तो इन सभी नीतियों के चलते मैक्समिलियन की सरकार 1 साल से ज़्यादा तक टिक ही नहीं पाई। आम लोगों ने सोचा कि हम लोगों ने ही इन्हें राजा बनाया है और ये हमारे साथ ही गलत कर रहे हैं। तो आम लोगों ने उन पे केस फाइल करी, मुकदमा चलाया और उन्हें 1794 में फांसी दे दी गई थी। तो हम देख सकते हैं कि इस राजा का अंत कैसे हुआ। 1794 में दोषी मानकर कि इन्होंने लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, रोबेस्पियर को फांसी दी गई। ठीक है गाइस, फिर उसके बाद देखते हैं कि भाई इसके बाद क्या चेंज हुआ। अब आप जानते हैं रोबेस्पियर वहाँ के शासक नहीं रहे हैं, सो इसके बाद कौन वहाँ पे सत्ता में आएगा। इसके बाद ये फैसला लिया गया, नेशनल असेंबली ने लिया कि अब यहाँ पे हम सिर्फ एक को शासक नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब एक इंसान शासक होता है तो वो कहीं ना कहीं अपनी मनमानी करने लग ही जाता है। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि हम जो है 5 लोगों की ग्रुपिंग बनाएंगे और वो 5 लोग सारे मेन मेन फैसले लेंगे। और इस सिस्टम को क्या कहा उन्होंने, डायरेक्टरी शासित फ्रांस। ओके, उन्होंने एक व्यवस्था क्या बनाई कि अब यहाँ पर जो है डायरेक्टरी सिस्टम को हम अपनाएंगे। डायरेक्टरी का मतलब क्या था, 5 लोगों का समूह जो सारे फैसले लेंगे। एंड ये 5 लोग उन्होंने कहाँ से चुने थे, कहाँ से सिलेक्ट किए थे, तो ये 5 लोग मध्यम वर्ग के थे, मध्य वर्ग से चुने गए थे। ठीक है, और इस तरह से हम देख सकते हैं 1794 से लेकर 804 तक, मीन्स ये 10 साल जो है डायरेक्टरी शासित फ्रांस, यही सिस्टम फ्रांस में रहा। वहाँ पे 5 लोगों का ये ग्रुप था जो सारे बड़े बड़े फैसले लिया करते थे। लेकिन ये फैसला भी, ये जो सिस्टम था ये ज़्यादा सफल नहीं रहा था। क्यों नहीं था, क्योंकि इन डायरेक्टर्स में आए दिन आपसी झगड़े होते रहते थे, आपसी झगड़े होते रहते थे। ठीक है, मान लो कोई नीति है तो एक ने बोला, एक डायरेक्टर ने कहा कि भाई ये नीति ठीक है, इसे लागू कर दो। दूसरे ने कहा कि नहीं भाई ये नीति ठीक नहीं है। सो इस तरह से आपस में इनके लड़ाई झगड़े होते रहते थे, जिसकी वजह से आम लोग भी काफ़ी परेशान थे कि भाई इन डायरेक्टर्स में जब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो ये हमारी भलाई की बात कहाँ से करेंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये व्यवस्था इतनी सक्सेसफुल नहीं रही थी। अब इसी बात का फ़ायदा उठाया किसने, इस बात का फ़ायदा उठाया नेपोलियन बोनापार्ट ने। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, तो हम कह सकते हैं फ्रांस में, फ्रांस की जो सेना थी, जो आर्मी थी, उसका सैनिक कमांडर था ये। तो फ्रांसीसी सेना का कमांडर था। ठीक है, तो इन्होंने फ़ायदा क्या उठाया, इन्होंने सोचा कि भाई जो हमारे डायरेक्टर्स हैं वो आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, तो क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। और इस मौके का फ़ायदा उठाकर नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या करा, अपनी सेना सहित यहाँ के शासकों पर हमला कर दिया, डायरेक्टर्स पे हमला करा और खुद जो है इनको हटाकर खुद गद्दी पे आ गया। कौन आ गया, इन सबको हटाकर आ गया हमारा नेपोलियन बोनापार्ट।
तो हम देखेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट का जो शासनकाल था वो फ्रांस में कैसे चला था। एंड लेट मी क्लियर यू कि जो नेपोलियन बोनापार्ट था 1804 से लेकर 1815 तक इतने साल के लिए वहाँ का शासक रहा था। तो नेपोलियन बोनापार्ट को हम देखते हैं जो कि समाज में तीसरा बदलाव आया था वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था में। नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या करा, 1804 में वहाँ का शासक बन गया, वहाँ का राजा बन गया और 1815 तक ये वहाँ का राजा रहा था। अब इसके टाइम में ज़्यादा कुछ चेंजेस समाज में नहीं आए थे क्योंकि ये भी एक तरह का हम कह सकते हैं कि काफ़ी निरंकुश राजा था। वहाँ पर अपनी निरंकुश पॉलिसीज़ नीतियाँ वगैरह लाता रहता था। तो समाज में वही है, आम लोगों को जिस तरह का एटमॉस्फेयर चाहिए था, जिस तरह की व्यवस्था चाहिए थी, उन्हें वहाँ पर वो मिल नहीं पाई थी। लेकिन काफ़ी सारे सिस्टम्स फिर भी चेंज हो गए थे। आगे बात करते हैं नेपोलियन बोनापार्ट में। आपको सिर्फ एक बेसिक सी बात जाननी है इस चैप्टर, इस कंटेंट के लिए, कि आगे चल के जो है 1815 में इन्होंने एक वाटरलू का युद्ध किया था, वाटरलू का युद्ध लड़ा था, क्योंकि इन्हें वैसे तो वहाँ पे कोई नहीं हरा पाया था, लेकिन इस युद्ध में इनकी हार हो गई थी। युद्ध में हार हुई एंड वहीं पर इनकी मौत हो गई थी 1815 में। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ तक आते आते हमने देख लिया कि किस तरह से फ्रांस में 1793 से लेकर 1815 के बीच में राजनीतिक व्यवस्था में चेंजेस आए। अब हमने ये देखना है कि वहाँ के जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, ये इस चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है पूरा टॉपिक। अब हम देखेंगे ये जो क्रांति थी, क्रांति का निष्कर्ष क्या निकला है। निष्कर्ष का मतलब होता है जब भी हम कोई टॉपिक, कोई भी कंटेंट पढ़ते हैं तो उसका ओवरऑल क्या निचोड़ निकल के आया, हमें वो भी समझना होता है। तो अगर इस क्रांति का निष्कर्ष अगर मैं देखूं, सो फ्रांस में ये जो क्रांति हुई थी, पहली बात, इस क्रांति की वजह से विश्व में कई देशों के लोग जागरूक हुए थे और वो भी अपने हक के लिए लड़ना उन्होंने शुरू कर दिया था। जैसे अभी हम रूस के बारे में पढ़ेंगे, तो वही है, हम क्रांति का निष्कर्ष देखेंगे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इस क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा था, क्रांति का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा था। ओके, तो चलिए देखते हैं। सो अगर हम पहले कंटेंट की बात करें तो सबसे पहले तो ये जो क्रांति थी इसने विश्व के दूसरे देशों के लिए एक काफ़ी प्रेरणा का काम किया था। क्रांति ने दूसरे देशों में हुई क्रांतियों को प्रेरणा दी। मीन्स इस क्रांति से दूसरे देश जो किसी और देश के गुलाम थे, उन सब देशों ने सोचा कि भाई हमें भी लड़ना चाहिए, अगर हम भी लड़ेंगे अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए, तो हमें भी आज़ादी मिल जाएगी। तो एक काफ़ी प्रेरणा का काम किया था, प्रेरणा दी थी। पहला प्रभाव देखने को मिलता है। सेकंड, अगर हम प्रभाव की बात करें तो इस क्रांति से सबसे बड़ा जो चेंज आया था फ्रांस में वो ये था सेंसरशिप का उन्मूलन। सेंसरशिप का उन्मूलन। अब ये सेंसरशिप क्या होता है? सेंसरशिप का मतलब होता है किसी भी देश में जब तक वहाँ के शासक, वहाँ की सरकार जो चाहेगी वही अखबार में छापा जाएगा, जिस तरह के वो कंटेंट चाहेगी वही कंटेंट जो है अखबार, न्यूज़पेपर, टीवी, हर जगह वही दिखाया जाएगा। तो क्या था, जब फ्रांस में लुई सोल्वे का शासन था, उसके बाद मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का शासन आया, तो इन सब राजाओं ने सेंसरशिप लगा रखा था। ठीक है, ये जो बोलते थे वही वहाँ के अखबार छापते थे। तो सेंसरशिप का मतलब होता है अखबार व पत्रिकाओं, मतलब मैगजीन का प्रकाशन सरकार के अनुसार करना, ताकि सरकार जो है अपनी खामियों को छुपा सके और आम लोगों को अंधेरे में रख सके। और यही व्यवस्था वहाँ पे लंबे समय से चली आ रही थी। लेकिन आगे चल के जब लोगों ने क्रांति की, क्रांति के बाद ये पूरी व्यवस्था वहाँ पे ख़त्म हो चुकी थी और वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों को अभी अधिकार मिल गया था कि वो जो भी चाहें अखबार में छाप सकते हैं, सरकार के हित में बातें लिख सकते हैं, अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो उनके विरोध में भी बातें कर सकते हैं। ये समझ में आ गया पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है?
थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, महिलाओं के जीवन में काफ़ी सुधार आए थे। महिलाओं की शिक्षा में सुधार किए गए, उनके लिए सरकारी विद्यालय बनाए गए। क्योंकि उस टाइम पे फ्रांस की अगर महिलाओं की बात करें तो उनकी स्थिति भी कुछ ज़्यादा सही नहीं थी। फ्रांस में जो महिलाएं थीं उन्हें भी कई तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। पहले उनकी सैलरी जो थी पुरुषों के मुकाबले कम थी। दूसरा, केवल अमीर घर की लड़कियां ही पढ़ पाती थीं, गरीब फैमिलीज़ की लड़कियां नहीं पढ़ पाती थीं। सो इसीलिए इन लोगों ने अपनी पढ़ाई, इनकी भी जैकोबिन क्लब थी, ये भी अपने हक के लिए लड़ रही थी, तो आगे चल के इनको भी अपने अधिकार मिल गए थे। शिक्षा में सुधार हो गया था और सरकारी स्कूल इनके लिए बनाए गए थे ताकि ये भी शिक्षा प्राप्त कर सकें। ठीक है, देन हम देखते हैं इसके बाद एक और बहुत बड़ा चेंज हमारे समाज में देखा गया था उस समय के, और वो चेंज क्या था? वो चेंज था हमारा दास प्रथा का उन्मूलन। दास प्रथा का उन्मूलन। ठीक है, दास प्रथा तो आप जानते ही हो कि जितने भी गरीब लोग होते हैं, जो मजबूर होते हैं, उन लोगों को दास बना देते हैं और उन्हें एक देश से दूसरे देश, एक जगह से दूसरी जगह पर बेचा करते हैं। ठीक है, तो ये प्रथा वहाँ पे काफ़ी प्रचलित थी फ्रांस में लंबे टाइम से। लेकिन जैसे ही आम लोगों ने अपने हक के लिए लड़ना शुरू करा तो दास प्रथा भी वहाँ पे ख़त्म कर दी गई। लेकिन ये सिर्फ 10 साल के लगभग ही ख़त्म हुई थी, बाद में भी इसको शुरू कर लिया गया था। तो अगर हम इस चैप्टर का ओवरऑल निष्कर्ष देखें तो समाज में यही सारे चेंजेस आए थे। क्रांति ने दूसरी क्रांति को प्रेरित किया था, सेंसरशिप को ख़त्म कर दिया गया था, महिलाओं की शिक्षा में सुधार आए थे जो कि बहुत बड़ा चेंज था, दास प्रथा का उन्मूलन हो गया था। सो गाइस, ये जो हमारा चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति, ये इसी पॉइंट पे आके ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, देन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।